हेलो एवरीवन, ए विजन इंस्टीट्यूट्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दिसंबर 1 एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो शिफ्ट था, अगर कहें हम जनरल अवेयरनेस के पार्ट का, तो कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट्स का कंप्लीट सीन बना। स्पेशली जनरल अवेयरनेस का पार्ट अगर हम कह सकते हैं, या अगर कहा जाए कि जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग या क्वांट का सेक्शन या फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन, या आप कह सकते हैं आपका कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट। तो ओवरऑल आज का जो शिफ्ट था, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जो कह सकते हैं हम, शिफ्ट 1 एंड आपका शिफ्ट 2। तो अगर जनरल अवेयरनेस का पार्ट का अगर बात कहा जाए तो ये लगभग आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा। आज आपके सामने मैं कुछ जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आस्किंग है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, उसके रिगार्डिंग कई सारा पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा, और इस बेसिस पे किस तरह से आप अपने प्रिपरेशंस जो आप कर चुके हैं और राइट नाउ आपका जब भी शिफ्ट होगा, जिस डेट में भी होगा, तो किस तरह से एनालाइज करके आप एग्जामिनेशंस देने जाएं ओवरऑल। तो अगर कहा जाए कि जनरल अवेयरनेस के पार्ट का शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में, तो नॉर्मली क्या था कि आज का सेशन जो था एग्जामिनेशन का, तो इजी टू मॉडरेट्स था, और उसके रिगार्डिंग कितना आपको गुड अटेम्प्ट्स करना है, देन इसके बाद आपका क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, इसके साथ साथ आपको अपकमिंग जब आपका शिफ्ट होगा तो वहां पर आपको कैसे तैयारी करना है। तो आज आपके सामने कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, और आज का जो पेपर है उसको एनालाइज करके आपको एक फ्यूचरिस्टिक प्लान्स देंगे कि आप किस तरह से प्रिपरेशंस करें और अपना जो अपकमिंग पेपर है उसको सफल कैसे बनाएं और इजी कैसे बनाएं स्पेशली। सो ओवरऑल अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के पार्ट का, तो लगभग आपका 25 क्वेश्चंस का ये आस्किंग है टायर 1 में। सो इसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है। एक तो सबसे पहला पॉइंट कि गुड अटेम्प्ट्स हमको कितना करना है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुड अटेम्प्ट्स हम कितना करें। अगर हम बात करेंगे शिफ्ट 1 का नॉर्मली, तो आज का जो पेपर था शिफ्ट 1 का, अगर स्पेशली जनरल अवेयरनेस में, तो वहां का जो गुड अटेम्प्ट्स है नॉर्मली आपका 19 से लेकर के 22 मार्क्स तक का, बिकॉज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया, और लास्ट 6 मंथ्स का जो क्वेश्चंस था आस्किंग, वहां से क्वेश्चन आस्किंग पूछा गया। तो ओवरऑल अगर आप 6 से 8 महीना का करंट अफेयर को अच्छे से एनालाइज करते हैं और अच्छे से रिविजन्स पे फोकस करते हैं, और कुछ प्रायोरिटीज बनाना इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी डेट मीन्स क्या है कि शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आस्किंग किया गया था, तो वहां पर नॉर्मल क्या था कि मोस्टली जो क्वेश्चन है आपका, कि कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है, आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी के सेक्शन से पार्लियामेंट आर्टिकल 32, तो ऐसा कुछ हम अभी डिस्कस किया जाएगा आपके सामने। तो ये कंप्लीट सीन है। तो हमारे इस वीडियोस के माध्यम से आप कंप्लीट जो है लास्ट तक जुड़े हुए रहें, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सो अगर हम बात करेंगे आज का शिफ्ट 1 के सेशन का नॉर्मल, शिफ्ट 1 1 दिसंबर 2022 का जो आज का एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 का शिफ्ट 1 का जो सेशंस था, स्पेशली जनरल अवेयरनेस का अगर हम बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज के हिस्ट्री के सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आस्क्ड है वो 3 क्वेश्चन है, और इसका भी जो लेवल है एग्जामिनेशन का, इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट्स था। दैट मीन्स क्या था कि इसके बाद भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया और वो इजी टू मॉडरेट्स क्यों है, डिफिकल्ट क्यों नहीं है। देन इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी के सेक्शन से, तो पॉलिटी के सेक्शन से लगभग 2 क्वेश्चन आस्किंग है, और लगभग आपका इजी ही क्वेश्चंस पूछा गया, और इसमें से भी क्या है कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया। एक तो बात आप ये रिमेंबर रखें कि इस बार जो एग्जामिनेशन हो रहा है, तो इसमें जनरल स्टडीज का बहुत बड़ा रोल है, और स्पेशली करंट अफेयर्स का भी है। लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि हम लोग क्वांट्स और इंग्लिश और इसके बाद रीजनिंग करके चले जाते थे, और जनरल स्टडीज और आपका करंट अफेयर्स पर उतना फोकस नहीं करते थे। सो इस बार ब्लंडर मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से पेपर को एनालाइज कीजिए, और ये एनालाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको थोड़ा सा ट्रेंड समझ में आएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस का आस्किंग है, और कहाँ कहाँ पे हमको रिविजन्स और अच्छे से करके अपना अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशंस देने जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन इसके बाद अगर हम ज्योग्राफी के सेक्शन से देखें, तो ओवरऑल 2 क्वेश्चन आस्किंग है, और ये इसका भी जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट्स है, और ये कंप्लीट जो बात कर रहे हैं वो शिफ्ट 1 का बात कर रहे हैं। इसी तरह शिफ्ट 2 में भी पूछा गया। तो एक दिन में 4 शिफ्ट है, और 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एग्जामिनेशन ये कंप्लीट चलेगा आपका। इसके बाद आपका इकोनॉमिक के सेक्शन से लगभग 1 क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है ये भी। देन आपका स्टैटिक अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस दैट मीन्स कि जो चीज ऑलरेडी फिक्स्ड है,
जैसे कि एज फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क, या फिर आप कह सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ बात हो रहा है तो। लेकिन अगर उसी स्टैटिक पार्ट का कुछ करंट अफेयर आता है तो वहां से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना वेटेज है, यानी कि अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन, वो भी इजी लेवल पे है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद आपका जो साइंस का सेक्शन है, बायोलॉजी से लगभग आपका 3 क्वेश्चन और ये भी इजी लेवल पे है। देन आपका केमिस्ट्री, यहाँ से 4 क्वेश्चन है। बट क्या हुआ कि शिफ्ट 2 में आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चंस जो है लगभग नहीं दिखा, 1 या 2 दिखा है। इसके बाद आपका फिजिक्स का पोर्शन, फिजिक्स से आपका 1 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट्स था और कंप्यूटर से क्वेश्चन आस्किंग नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कंप्यूटर के पोर्शंस को छोड़ना है, बिकॉज आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 इन दोनों में हेल्प करेगा। और इस बार तो कंप्यूटर का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर्स रखा ही गया है स्पेशली। तो अगर हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के टोटल क्वेश्चंस का, तो टोटल 25 क्वेश्चन है और लगभग जो लेवल ऑफ एग्जाम यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चंस का लेवल था इस बार वो इजी टू मॉडरेट्स था। तो कह सकते हैं कि आउट ऑफ 25 में अगर गुड अटेम्प्ट्स हम कह सकते हैं तो मान के चले आप कि 19 से 22 एक गुड अटेम्प्ट्स होगा फॉर शिफ्ट 1, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन वो पूछा गया शिफ्ट 1 1 दिसंबर 2022 के सेशन में, स्पेशली जनरल अवेयरनेस के पार्ट से। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेगा, तो सबसे पहले आप इसको एनालाइज करके एक प्रायोरिटी भी बना लें, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल बुक्स, ऑथर्स, देन आपका कैपिटल सिटी, करेंसीज, इसके साथ साथ आपका और भी कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉलिटी के सेक्शन से फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया। देन इसके बाद आपका करंट अफेयर के सेक्शन से आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसके साथ आपका क्या इंटरनेशनल लेवल्स पे कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रहा है राइट नाउ, किस मिनिस्टर्स का या किस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन हुआ तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मतलब कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो ये एक प्रायोरिटी आपको डिसाइड करना काफी इंपॉर्टेंट है और इस एनालिसिस से आपको लगभग समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए शिफ्ट 1 का जो भी जनरल अवेयरनेस का जो आस्किंग था आज का, तो वो इजी टू मॉडरेट्स था। तो यहाँ से कई सारा जो डेमो क्वेश्चन है जो रियल एग्जामिनेशंस में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन था कि ऑथर ऑफ प्लेइंग इट इन माई वे, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑथर, देन उसका बुक्स, इसके साथ साथ एक और रिमेंबर रखें पर्सनैलिटी इन न्यूज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आस्किंग होगा, जहां से क्वेश्चन आस्किंग होगा। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए होता क्या है कि एसएससी का कुछ इंपॉर्टेंट जो है फेवरेट टॉपिक्स है, फेवरेट पार्ट है जहां से उसको क्वेश्चन आस्किंग करना ही करना है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। देन इसके बाद क्या है कि एक प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि मुझे 8 से 10 ही टॉपिक्स रेडी करके अच्छे से जाना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो है गेम प्लान बनाना है। और एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिमेंबर रखें। जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कैपिटल ऑफ नॉर्वे के ऊपर में, इसके बाद कुछ एनालिसिस भी किया जाएगा लास्ट में हमारा। इसके साथ साथ आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया। देन इसके बाद डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि डांस जो है वो एक तरह का आर्ट एंड कल्चर्स का फॉर्म है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के सेक्शंस की बात करें तो डांस काफी इंपॉर्टेंट है, टेम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है, टेम्पल आर्किटेक्चर्स हो गया वो काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो काफी डिफरेंट है, नॉर्थ का जो है टेम्पल आर्किटेक्चर वो काफी डिफरेंट है। तो आपको इंपॉर्टेंट टेम्पल्स करके जाना बहुत जरूरी है इस एग्जामिनेशन में। फोक डांस काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पीपीटी भी आपके सामने हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करके कंप्लीटली। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है जो पूछा गया, मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड कहाँ पे है? मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है राइट नाउ। तो इसके रिगार्डिंग तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में और कौन कौन सा टेम्पल है? तमिलनाडु में जो नेबरिंग स्टेट है, एज फॉर एग्जांपल अगर कर्नाटका हुआ या केरला हो गया, या अगर हम इस साइड में आ जाए बंगाल के साइड में, तो यहाँ पर कौन सा टेम्पल इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के साइड में कौन सा टेम्पल इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको देख के जाना होगा। अभी नॉर्मल मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या पूछा गया, इसके बाद फिर और अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर में है। दैट मीन्स के जो 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, और ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। और इसके साथ साथ आपका मुगल एम्पायर आपको रिमेंबर रखना है। तो मुगल एम्पायर से भी 1-2 क्वेश्चंस दिखा गया हिस्ट्री के सेक्शन से, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यहां से कुछ एनालिसिस किया जाए आज कि अगर आप बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का तो लगभग ये 1526 में हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखें, किसके बीच में हुआ, कौन से मतलब के एरिया में हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 21 अप्रैल 1526 हुआ। देन इसके साथ साथ एक स्मॉल विलेज था पानीपत का, हरियाणा में नॉर्मली, तो मुगल एम्पायर का बिगिनिंग वहां से हुआ था, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ आपका जो ये बैटल किसके बीच में हुआ, तो आप बाबर एक नाम रिमेंबर रखें मुगल एम्पायर से, और एक आपका दिल्ली सल्तनत से जो लोदी एम्पायर था तो इब्राहिम लोदी, दैट मींस के बाबर और प्लस इब्राहिम लोदी, इनके बीच में बैटल ऑफ पानीपत जो फर्स्ट बैटल था 1526 में। इसके साथ साथ सेकंड बैटल काफी इंपॉर्टेंट है और थर्ड बैटल भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग कई सारा और भी जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है, जैसे आपका बैटल ऑफ हल्दी घाट हो गया, कर्नाटिक वॉर्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स आपको ये भी रिमेंबर रखना काफी जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, तो 1556 में, दैट मींस 1556 में हुआ। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में किसके बीच में हुआ वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हो गया अकबर, और अकबर के साथ कौन थे, तो बहराम खान जी। तो बहराम खान और प्लस अकबर, इन दोनों के बीच में हुआ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ, 1556 में, दैट मींस 1556 में। इसमें मतलब कि विक्ट्री किसको मिला, तो अकबर को मिला। इसके साथ साथ फिर क्या है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख के चल जाना है। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का अगर हम बात करेंगे तो 1761, ये रिमेंबर रखें डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और किसके बीच में हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको रिमेंबर रखना है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन आज का है कि इंपॉर्टेंट बैटल्स इन हिस्ट्री। राइट नाउ अब तक क्या क्या इंपॉर्टेंट बैटल्स हो चुका है हिस्ट्री में, वो आप देख सकते हैं। बैटल ऑफ खानवा, तो इसमें आपको क्या रिमेंबर रखना है कि बैटल ऑफ खानवा कब हुआ, तो 1527 में, दैट मींस के पानीपत का जो बैटल हुआ था जस्ट उसके कुछ दिन के बाद आपका बैटल ऑफ खानवा हुआ। इसमें कौन शामिल थे, तो बाबर और राणा संगा। इसमें जीत किसको हुआ, तो मुगल को विक्ट्री हुआ। तो ये आपको रिमेंबर रखना काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैटल ऑफ खानवा कहाँ हुआ, तो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कहाँ पे हुआ, तो खानवा में हुआ। उसके साथ साथ कब हुआ, तो 1527 में हुआ। देन किसके बीच में हुआ, तो बाबर और राणा संगा जी के बीच में हुआ। उसके बाद आपका इसका रिजल्ट्स क्या था, आउटपुट्स क्या था, ये थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें मुगल को विक्ट्री मिला था। और लास्ट वन आपका नेक्स्ट वन है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो काफी इंपॉर्टेंट बैटल है। तो इसको भी इस तरह से प्रायोरिटी बना के याद रखें कि कौन सी पार्टी शामिल थी, तो महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के थे, किसके बीच में हुआ, तो अकबर के जो फोर्सेस था मान सिंह वन, इनके बीच में हुआ। इनमें रिजल्ट्स क्या आया, तो रिजल्ट्स आपका मुगल का विक्ट्री हुआ। देन लोकेशंस का बात करेंगे तो हल्दी घाटी अगेन कहां पे है, ये तो राजस्थान में है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ ईयर काफी इंपॉर्टेंट है 1576, जो डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चन है। इसके बाद अगर देखा जाए कि इससे पहले मैंने क्वेश्चंस बताया था जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है उसके रिगार्डिंग, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एशिया के रिगार्डिंग कि एशिया इज फॉर द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, स्पैनिंग अराउंड 17.2 मिलियन। तो खैर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और इसके रिगार्डिंग कई सारा और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स है, जैसे आपका अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। तो इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का, तो इसके रिगार्डिंग आपको डेड सी रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशिया का क्या वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। देन और भी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है एशिया में, उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन, वो भी काफी जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का कि शिफ्ट 1 में और भी क्या क्वेश्चन पूछा गया जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग, तो बाबर का लास्ट बैटल क्या था। देन इसके बाद आपका ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है कि हु प्लेड शहनाई इन रेड फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया कि किसने रेड फोर्ट पे, यानी कि लाल किला जो दिल्ली में है, तो वहां पर शहनाई किसने सबसे पहले प्ले किया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डेप्थ में और स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, उम्मीद करें आप। तो अगर हम बात करेंगे रेड फोर्ट का, दैट मीन्स के लाल किला का, तो इसका कई सारा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और अगर हम बात करेंगे कि रेड फोर्ट पे सबसे पहले शहनाई किसने प्ले किया, तो आपको ये एक नाम याद होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी। इन्होंने सबसे पहले जो शहनाई प्ले किया वो आपका 15 अगस्त 1947 में, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको रिमेंबर रखना है।
इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं पॉलिटी में, पॉलिटी का जो क्वेश्चन था आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग, दैट मीन्स दिस वन। और आप आर्टिकल इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 32 दैट मीन्स कि ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हो गया। और आर्टिकल 32 का मतलब ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके रिगार्डिंग आपको रिट्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226 जो आपका हाई कोर्ट का पार्ट है। तो यहां से आपको एक चीज रिमेंबर रखना है कि फंडामेंटल राइट्स, देन आपका डीपीएसपी, उसके साथ साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज और कई सारा इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स है, देन आपका शेड्यूल्स, और फर्स्ट कौन गवर्नर थे, फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर्स कौन थे, सीजीआई कौन थे, अभी रिसेंट में सीजीआई भी काफी न्यूज पे है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आस्किंग होने का चांसेस है, तो उस टाइप से आप लोगों को रेडी रखना है और रेडी हो जाना है अपने नेक्स्ट जो अपकमिंग डेट्स में जब भी आपका एग्जामिनेशन है ओवरऑल। तो यहां से तो ये क्लियर हो गया, ओवरऑल समझ सकते हैं कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट आस्किंग है नॉर्मली। इसके साथ साथ फ्रॉम विच कंट्री इंडिया अबाउट चीताज, अभी रिसेंट्स में ये काफी न्यूज पे था, ये चीता वाला जो न्यूज था ये भी रिसेंट्स में काफी न्यूज पे था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए थे इसके रिगार्डिंग। और इसके रिगार्डिंग क्या था कि एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क। अब ये लोकेटेड कहां पे है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी रिमेंबर रखना है कि मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क के अलावा और कौन सा नेशनल पार्क है, जैसे आपका पेंच हो गया, पन्ना नेशनल पार्क हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया। तो ये सब आपको रिमेंबर रखना काफी जरूरी है इसके रिगार्डिंग। और स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट आया था, दैट मीन्स ये न्यूज पे था राइट नाउ अराउंड, ये मान के चलें कि सितंबर अक्टूबर नवंबर लगभग 2 से 2.5 महीना का ये न्यूज है। और यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में इसके अलावा और कौन सा नेशनल पार्क है, टोटल नेशनल पार्क कितना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये पॉलिटी से फिर एक क्वेश्चन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। तो अगर हम बात करेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स का जो 1976 में आया, और इसको हम लोग कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो 1976 में आया। और इससे पहले आपका इमरजेंसी था, तो उसके रिगार्डिंग ये अमेंडमेंट्स जो भी हुआ। इसके साथ साथ 43rd 44th काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपका 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो आगे हम डिस्कस इसके बारे में करेंगे। नेक्स्ट वन आपका डेज के ऊपर में क्वेश्चन आस्किंग है। डेज के ऊपर में क्वेश्चंस क्या पूछा गया कि इंटरनेशनल जो योगा डे है 2022 में जो हुआ है, तो उसका थीम क्या है। तो आप जब भी डे याद करें, जैसे एज फॉर एग्जांपल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशंस डे भी था, मिल्क डे भी था, तो उसका थीम जरूर रिमेंबर रखें। ऑब्जेक्टिव्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका उस पार्टिकुलर डे का क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाता है, तो वो भी रखना काफी मैटर करता है। तो अगर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल योगा डे के रिगार्डिंग 2022 में का थीम क्या है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है डेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन। देन आपका फिर ब्राह्मण समाज रिलेटेड, दैट मीन्स के हिस्ट्री से क्वेश्चन आस्किंग है। पार्लियामेंट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। अब अगर हम बात करें पार्लियामेंट का, तो रिसेंट में नेपाल में इलेक्शन चला, इसके साथ साथ आपका मलेशिया में फिर इलेक्शन चला। अभी जापान का कुछ इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, वो सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर के, गे कपल जिसको कह सकते हैं। तो आपको क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी पार्टिकुलर इशू है, जैसे चाइना, जापान, तो वहाँ का पार्लियामेंट, वहाँ का संविधान, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स आपको देखना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पार्लियामेंट को यहाँ पर क्या है कि लोकसभा, राज्यसभा, दैट मीन्स के लोअर हाउस और अपर हाउस कहा जाता है, संसद जिसको कह सकते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है, तो ये सीन भी इंपॉर्टेंट है देखना काफी। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, केमिकल नेम ऑफ लाइम, यानी कि लाइम का केमिकल नेम क्या है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स एयरलाइन और डीकम्पोजिशन ऑफ लोकल। और लास्ट वन आपका है रणजी ट्रॉफी से क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी दैट मीन्स के अगेन ये क्रिकेट से क्वेश्चन है, यानी स्पोर्ट्स का सेक्शन है। इसीलिए मैंने पहले बोला आपको कि आपको क्या है कि प्रायोरिटी बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक करंट अफेयर में प्रायोरिटी बना लेंगे एनालिसिस करके,
तो आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए सारा चीज जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आपका जब भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो पेपर का एनालिसिस बहुत मैटर करता है। अगर आप पेपर का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। और जीएस का और करंट अफेयर का पार्ट ऐसा है कि कह सकते हैं कि एक समंदर है और उसमें गोता लगाना है, और जब तक आप एनालिसिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको क्लियरेंस नहीं होगा टॉपिक्स का। अगर हम बात करेंगे कुल मिलाकर के समरीज का यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज, देन आपका डांस, पॉलिटी के सेक्शन से कुछ करंट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट डेज हो गया, डांसेस हो गया, टेम्पल्स हो गया, पॉलिटी के सेक्शन से कुछ करंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स, देन ज्योग्राफी। तो पार्टिकुलर जो भी करंट अफेयर में चल रहा है लास्ट 8 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ का, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल्स में इंडियन पॉलिटी के सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछा गया, आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ऊपर, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रिमेंबर रखना है। जैसे ही ये अमेंडमेंट्स हुआ, एक तो आपको अमेंडमेंट रिमेंबर रखना है जिसको संशोधन बोलते हैं हम लोग, और इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आपको रिमेंबर रखना है, आर्टिकल नंबर 368, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 368। अब जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया, तो हमारे संविधान में क्या वो चेंजेस किया गया और क्या नया चीज इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहले एडेड 3 न्यू वर्ड्स, दैट मीन्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, यानी ये 3 न्यू वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ये एडिट किया गया। एक पॉइंट रिमेंबर रखें आप, जो हमारा प्रियम्बल्स का पार्ट है, उसके बाद फंडामेंटल जो ड्यूटीज है जो हमारा पार्ट 4A में आता है, और राइट नाउ जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितना है, यहां से भी क्वेश्चन आस्किंग है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज राइट नाउ टोटल 11th है, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के 43rd अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1977 में आया, और कई सारा इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें भी जो है जोड़ा गया, कई सारी चीजों को इंपॉर्टेंट जो है ऐड किया गया। जैसे आपका कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू and issue of writs deprive the parliament of its special power to make law to deal with anti-national activities। यानी कि 43rd जो अमेंडमेंट आया 1977 में, तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये जोड़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास एक जुडिशियल रिव्यू और उसके साथ साथ आपका इश्यू ऑफ रिट्स का जो पावर है, जो भी मतलब कि बंदा एंटी नेशनल एक्टिविटीज करता है, तो इसके रिगार्डिंग 43rd अमेंडमेंट एक्ट्स में कई सारा पॉइंट को जो है जोड़ा गया। अगर हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू का, तो नॉर्मली ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से लिया गया, और इसके रिगार्डिंग आपको फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 13 रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करें कि इश्यू ऑफ रिट्स का, तो इश्यू ऑफ रिट्स नॉर्मल रिट्स का बहुत सारा टाइप्स है, जैसे आपका हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररीज, तो एक अलग टॉपिक्स है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। और अगर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में रिट्स पिटीशन कैसे फाइल्ड होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत, और ये जो आर्टिकल है 32, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट पिटीशन फाइल्ड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का, दैट इज कॉल्ड मौलिक अधिकार का, तो ये आपका पार्ट 3rd में आता है हमारे संविधान में, और आर्टिकल नंबर 12 से 35 आपको रिमेंबर रखना है। और इसके बाद जो पार्ट है वो डीपीएसपी का है, जो पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल जो राइट्स है वो आपका एनफोर्सेबल है कोर्ट के जरिए, यानी कि अगर आप कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल्ड करते हैं तो कोर्ट आपके केसेस को लेगा, सुनेगा और सुनवाई भी करेगा, बिकॉज ये एनफोर्सेबल है, संविधान में है। और डीपीएसपी भी संविधान में है, बट वो नॉट इन्फोर्सेबल है, यानी बाइंडिंग नहीं है वो कोर्ट पे, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद आपका एंटी नेशनल एक्टिविटीज से एक इंपॉर्टेंट कानून, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आपको रिमेंबर रखना है। लास्ट वन आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में है, तो इसके रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कहा जाता है कि जो चीज 40 सेकेंड्स में लाया गया उसको 44th में हटाया गया, तो 44th भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1978 का। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर में, जो 21 जून, जहां से क्वेश्चन आस्किंग था। 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, एवरी ईयर।
इसके बाद आपका जो पहला इंटरनेशनल जो योगा डे ऑब्जर्व हुआ कब, 21 जून 2015 में हुआ। It is celebrated on the 21st of June because it is said to be the longest day of the year। यहां से भी क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है कि आखिर क्यों 21 जून को ही योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहां पर उसका आंसर हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है। इसके बाद आपका वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी है और कई सारी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी योगा के ऊपर कई सारी इनिशिएटिव इन प्रोग्राम्स जो है हमारे सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए जो है चलाती है वो। इसके बाद आपका इस बार का जो 2022 का थीम था जहां से क्वेश्चन पूछा गया कि योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये योगा के ऊपर है और इसके रिगार्डिंग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये याद रखें कि 20 नवंबर जो है इसमें कौन कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस, ये काफी न्यूज पे है बिकॉज अभी गे कपल का जो इशू चल रहा है, गे कपल, तो आपको ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस याद रखना है 20 नवंबर, और गे कपल से रिमेम्बर रखना है सेम सेक्स मैरिजेस। जो अभी इंडिया का बात करेंगे तो LGBTQ कम्युनिटी, और अगर हम बात करेंगे जापान का तो जापान में भी अभी इसके रिगार्डिंग इशू चल रहा है, ठीक है। 21 नवंबर में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डे का तो वर्ल्ड फिशरीज डे, देन वर्ल्ड टेलीविजन डे, जिसमें आपका वर्ल्ड फिशरीज डे काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी फार्मिंग्स काफी न्यूज पे थे क्योंकि 26 नवंबर 2022 को नेशनल मिल्क डे था उसके रिगार्डिंग, तो ये आपको रिमेम्बर रखना है। उसके बाद आपका 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये काफी बड़ा टॉपिक है ये वाला। वुमेन्स के रिगार्डिंग जो वायलेंस चल रहा है अभी, ये काफी बड़ा टॉपिक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट्स में क्या हुआ कि श्रद्धा मर्डर जो केसेस चल रहा है उसके रिगार्डिंग आखिर क्यों वुमेन्स के ऊपर में इतना वायलेंस हो रहा है, कई सारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी है। जैसे आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर रिपोर्ट्स है, तो ऐसा कुछ कुछ पॉइंट देखना है। तो अभी फिलहाल ये समझते हैं हम लोग। 26 नवंबर का अगर हम बात करेंगे तो नेशनल लॉ डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल मिल्क डे, और नेशनल मिल्क डे से आपको रिमेंबर रखना है ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन जो काफी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वन आपका 29 नवंबर इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी, ये आपको रिमेंबर रखना है। और 30 नवंबर में 2022 में क्या था, 30 नवंबर को क्या था कि BN राव जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स थे, अगर कहा जाए बाबा साहब अंबेडकर जी के बाद जो सबसे बड़े अगर एडवाइजर हैं हमारे संविधान के बनाने वाले जो हैं वो BN राव जी थे, तो उनका डेथ एनिवर्सरीज था 30 नवंबर को, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट्स है, तो उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार शिफ्ट 1 में आपका कि नॉर्मल द्रौपदी मुर्मू जी कौन से ट्राइब से बिलोंग करती है, तो नॉर्मल वो संथाल ट्राइब से बिलोंग करती है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसके रिगार्डिंग जो मेजर ट्राइब है अगर उड़ीसा का कहा जाए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से भी बिलोंग करती है, उड़ीसा स्टेट से, तो कई सारा इंपॉर्टेंट ट्राइब है जैसे आपका खारिया, खोंद, ओरोन्स, राजौर, संथाल्स, ये संथाल इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस है, आपको स्क्रीन पे पूरा अच्छे से दिख जाएगा। अगर हम बात करेंगे राजस्थान का तो राजस्थान के रिगार्डिंग भील्स काफी इंपॉर्टेंट है, देन मीनास काफी इंपॉर्टेंट है। ये मीनास जो है कई सारे IAS और IPS ऑफिसर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपका कथौड़ी, ये कथौड़ी काफी बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो ऐसा कई सारे इंपॉर्टेंट सीन है जो आपको रिमेंबर रखना है कि शिफ्ट 1 का एनालिसिस या शिफ्ट 2 के एनालिसिस में कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस था, प्रेसिडेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस था, देन इसके बाद आपका 1-2 फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आस्किंग हो गया, 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ऐसा कई सारा पॉइंट जो आपको एनालिसिस अच्छे से करके जाना है और इसके रिगार्डिंग कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना भी है जो आपको हेल्प करेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं प्लानिंग कमीशन, दैट इज कॉल्ड, जो 5 ईयर प्लान कह सकते हैं, और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, लेकिन शिफ्ट 2 में भी प्लानिंग कमीशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया। तो 5 ईयर प्लान काफी इंपॉर्टेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉडल लाया गया, किस मॉडल पे बेस्ड था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द्रौपदी मुर्मू जी के ये ट्राइबल ग्रुप, इसके रिगार्डिंग आप मिनिस्ट्रीज देख के जाएं। ट्राइब्स के रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, वो आपको ये लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वन आपका
निपुण परियोजना करके एक क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो यहाँ तक का था नॉर्मल कि आपका कंप्लीट जो है शिफ्ट 1 का पेपर का एनालिसिस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो एग्जामिनेशन अभी चल रहा है और अभी लगभग 13 दिसंबर 2022 तक चलेगा। अगर हम कहें कि जनरल अवेयरनेस के पार्ट का स्पेशली अगर हम बात किया जाए तो आप सबसे पहले क्या करें कि इसका एक प्रायोरिटी बना लें। प्रायोरिटी दैट मींस अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज। पॉलिटी के सेक्शन से मैंने कहा आपको फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी, देन आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, इंपॉर्टेंट कोई एक्ट्स एंड बिल है, देन स्टैटिक पार्ट जो है आपका फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन है, देन आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई के ऊपर में थोड़ा पढ़ के आप जरूर जाएं, बिकॉज राइट नाउ हमारे 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो उनके रिगार्डिंग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। अगर हम हिस्ट्री के सेक्शन से बात करें तो अब तक तो मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन एक आस्किंग है आपका मुगल एम्पायर से, तो मुगल एम्पायर से देखा जाता है कि क्वेश्चन आपका आस्किंग ही है, तो इसलिए बहुत ही टॉप प्रायोरिटी पे उसको रखें आप। देन आपका मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में इंटरनेशनल मूवमेंट, कांग्रेस का जो सेशन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट रिवर, नेशनल पार्क। अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से पूछा गया और उसको करंट से भी अगर हम जोड़ देंगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि चीता के ऊपर क्वेश्चन था। अब अगर हम बात करें चीता के ऊपर क्वेश्चन, तो ये आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसका सेक्शन भी बन सकता है कि चीता को मतलब कि कौन से प्रायोरिटी में रखा गया है, साइट्स एंड अपेंडिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। इसके साथ साथ रिसेंट्स में इस पे स्टेटमेंट था हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो उसके रिगार्डिंग वहां पर जो एक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, कूनो नेशनल पार्क, तो वहां से आपका क्वेश्चन आस्किंग है। मध्य प्रदेश में और कौन सा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो जानना जरूरी है, जैसे आपका सतपुरा हो गया, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के जो समरी है शिफ्ट 1 के एनालिसिस का कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के टॉपिक का कि 19 से 22 एक गुड अटेम्प्ट्स है, बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट्स था, काफी टफ भी नहीं कह सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन बेसिक से कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा आपका और आप अपने स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 19 से 22 मार्क्स लाना काफी डिफिकल्ट नहीं था। 1 दिसंबर का जो शिफ्ट हुआ उस पार्टिकुलर एग्जामिनेशंस में, स्पेशली जनरल अवेयरनेस के पार्ट का। आई होप कि ये जो एनालिसिस है आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और इस एनालिसिस के थ्रू आप अपनी अपकमिंग जो एग्जामिनेशंस है, जिस भी पार्टिकुलर डेट में आपका शिफ्ट है, तो आप एक अच्छे से इस पोर्शन को समझें और अपना जो एग्जामिनेशन उसको प्रायोरिटी वाइज स्पेशली जनरल अवेयरनेस के पार्ट को रेडी करें, एटलीस्ट 8 से 10 का टॉपिक को, और मिनिमम 6 to 8 मंथ्स। होप कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो और आप स्वस्थ रहें, हेल्थ पे भी फोकस रखें और हमारे चैनल्स पे जुड़े हुए रहें और हमारे चैनल्स को जरूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।